Hello all, welcome to the current affairs of the week. In this video, we will discuss कि जो मणिपुर के अंदर कुकीज़, जोमीज़ और मेतीज़ है उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और उसकी पूरी हिस्ट्री अपन देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी हिस्ट्री है वो भी हम स्टडी करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस आपको किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो सारा हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 900 जो कुकीज़ हैं वो म्यांमार से आ चुके हैं इंडिया में, ऐसा कुछ सुनने में आया होगा आप लोगों के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल एनालिसिस लेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट से कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मणिपुर के अंदर कितना क्या बॉर्डर है, कैसे शेयर करता है, कितने असेंबली सीट्स हैं ये एंड ऑल, कितनी पॉपुलेशन वगैरह के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इंसर्जेंसी हिस्ट्री इन मणिपुर की, जो मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंसी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, तो मेतीस का यहाँ पे इंसर्जेंसी हम बेसिकली देखेंगे। फिर इंसर्जेंसी हिस्ट्री ऑफ नागास, नागास की जो इंसर्जेंसी हिस्ट्री है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपस में क्या है, इनका रिलेशन है। अब फिर बाद में नागास और कुकी जूमीज ट्राइब है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से बना वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इंसर्जेंसी हिस्ट्री ऑफ कुकीज, कुकीज की अपनी क्या इंसर्जेंसी हिस्ट्री है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर मेतीज एंड कुकीज जोमीज के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है ओवर एसटी कैटेगरी के स्टेटस को लेके वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, जो आपको पूरा का पूरा हम डिटेल यहां पर देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मणिपुर से कि मणिपुर इंडिया के अगर मैप में देखेंगे मोटा मोटा तो कहां मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा यहां पे मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और यहां पे ध्यान रखिएगा जो सिक्किम है वो सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं, ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये मणिपुर है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके कि किस किस के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देखेंगे जो हमारा इंडियन स्टेट है नागालैंड, उसके साथ में बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा हम देखेंगे आसाम के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, और तीसरा हम देखेंगे मिजोरम के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो तीन इंडियन स्टेट के साथ में मणिपुर बाउंड्री शेयर करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है कि मणिपुर किन किन के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किस साथ में, म्यांमार के साथ में करता है। ठीक है, और मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब हम थोड़ा बात करते हैं मणिपुर के थोड़ी हल्की सी हिस्ट्री के बारे में। देखिए मणिपुर जो था एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, क्या होता था, एक प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अगर आपको पता है तो बता देता हूं कि हमारे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 तक, तो आप देखेंगे 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, उसमें 15 अगस्त 1947 तक आप देखेंगे 562 प्रिंसली स्टेट कहां पर मर्ज हो गए थे, इंडिया में मर्ज हो गए थे। तीन जो है वो मर्ज नहीं हुए थे। तीन की अगर बात करूं तो एक जम्मू एंड कश्मीर मर्ज नहीं हुआ था, दूसरा हम बात करेंगे हैदराबाद, और तीसरा जूनागढ़ मर्ज नहीं हुआ था। बाकी मणिपुर भी कहता हूं 562 प्रिंसली स्टेट में से ही था जो मर्ज हो गया था। तो मणिपुर वॉज ए प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधा चंद्रा सिंह एसिडेड टू इंडिया, कब, इन्होंने 11 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते और बोला था कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं किसके आगे, इंडिया के आगे, और इंडिया में क्या हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम बात करें यहाँ पे मणिपुर को पार्ट सी स्टेट में रखा गया था। किसमें रखा था, पार्ट सी। अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पे चार पार्ट के बनाए गए थे स्टेट को, उनमें डाला गया था पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट एंड पार्ट डी स्टेट। पार्ट ए स्टेट की अगर हम बात करें उसमें उन ब्रिटिश प्रोविंसेस को रखा गया था जहां पर डायरेक्ट गवर्नर बैठता था। ठीक है, अगर हम पार्ट बी स्टेट्स की बात करें तो यहां पर प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था, और यहां पर पार्ट सी की बात करें तो कुछ प्रिंसली स्टेट व जो चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे उनको पार्ट सी में रखा गया था। पार्ट डी की बात करें तो यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को यहां पर रखा गया था। तो यहां पर बात करेंगे मणिपुर को क्या बना, 1947 के अंदर पार्ट सी स्टेट के अंदर हम देखा। अब मणिपुर को एक यूटी बना दिया गया था कब, 1956 में। अगर आप देखेंगे तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, और आप देखेंगे इसके बाद में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज देखने को मिलेंगी आपको। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था कब, 1956 वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद में आपको 14 स्टेट्स
और 6 यूटीज देखने को मिलेगी। उस 6 यूटीज में से एक क्या था, मणिपुर भी था। ठीक है, अब यहां पर यूटी के अंदर ही मणिपुर को 1963 के अंदर क्या दिया गया था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई थी। यहां पे क्या थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी गई थी, जिसको हेड कौन करेगा, एक चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यहां पर मणिपुर को लेजिस्लेटिव असेंबली कब मिलता, बोलेंगे 1963 में। ऑल दो उस टाइम पर मणिपुर क्या था, एक यूटी ही था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट सीएम की, तो आप बात करेंगे यहाँ पे कौन था, यहाँ पे मेरीबाम कोइरेंग सिंह, इनको क्या बनाया, फर्स्ट सीएम बनाया गया था। ठीक है ना, 1963 के बाद के इलेक्शंस की बात है। और अगर प्रेजेंट सीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे एन बीरेन सिंह, यहाँ पे कौन है, एन बीरेन सिंह क्या है, प्रेजेंट यहाँ पर सीएम है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो आप बोलेंगे मणिपुर गॉट स्टेटहुड इन 1972 बाय नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू मणिपुर को क्या स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। और यहां पर मणिपुर 21 जो है स्टेट बना इंडिया का। कौन सा बना, 21 स्टेट बना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दिया तो मणिपुर एज अ कौन सा स्टेट बनकर आया, तो आप बोलेंगे 21वां नंबर था इसका स्टेट का, इंडिया के अंदर ये बना था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर की, तो यहाँ पे बात करेंगे तो कौन थे, बीके नेहरू यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर थे। अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लेकिन इनके पास में एडिशनल चार्जेस हैं, क्योंकि ये कहाँ के गवर्नर है, आसाम के गवर्नर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पूछेगा आपसे कि अभी कौन है, तो आप बोलेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि आसाम के गवर्नर है। और आपको पता होना चाहिए ये मणिपुर के भी यहाँ गवर्नर है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए मणिपुर के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की, जो मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी आपसे कि बॉर्डर, अगर हम बात करें डोमेस्टिक बॉर्डर्स की बात करें, कहाँ कहाँ लग रही है, तो ये मिजोरम, आसाम और नागालैंड के साथ में शेयर करता है, इंटरनेशनल म्यांमार के साथ में शेयर करता है। ठीक है, देखिए ये आपको कुछ मणिपुर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये जो रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैली वाला। जो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको हम मेजरली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये चारों तरफ है, इसको बोलते हैं हिली एरिया। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर हिली एरिया। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वैली वाला एरिया। क्या बोलते हैं इसको, वैली रीजन, वैली एरिया। देखिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हिली एरिया है ना, यहाँ पर जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो किसकी है, यहाँ पर कुकीज, जूमीज एंड नागाज की है यहाँ पे। और ये जो ज्योग्राफिकल लैंड है, कौन सा वाला, वैली वाला, ये टोटल मणिपुर का ज्योग्राफिकल लैंड कितना है, केवल 10% है। कितना है यहाँ पे, 10%। दिख रहा होगा बहुत छोटा सा है। और टोटल मणिपुर का ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका 90% क्या है, हिली एरिया है। यहाँ पे 90% क्या है, यहाँ पे हिली एरिया है। अब हिली एरिया के अंदर मैं बताया था आपको यहाँ पर कौन कौन रहता है, यहाँ पे नागाज, कुकीज, जोमीज, ये ट्राइब रहते हैं। कौन, नागाज, कुकीज एंड जोमीज यहाँ पर ट्राइब रहती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे वैली वाले एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, वैली वाले एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर मेतीज आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखेंगे, मेतीज जो है यहाँ पे आपको देखेंगे, मेतीज एंड मेतीज पोंगल, मेतीज एंड मेतीज पंगल। ठीक है, मेतीज जो है ये कौन है, हिंदू है। और मेतीज पंगल है, इनको बोलते हैं मुस्लिम्स है। ये कौन है, मुस्लिम्स है। देखिए ये जो मेती है ना, एक एथनिक ग्रुप है। अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, एक एथनिक ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, मतलब जिनका कल्चर क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो, जिनका बातचीत करने का लैंग्वेज क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो, खान पान क्या हो, एक बस जो अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट सेम कल्चर क्या करते हो, शेयर करते हो। जैसे एग्जांपल देंगे तो पंजाबी क्या है, एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि क्या अब जो, हाँ एक और खास बात है, क्या एथनिक ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक ही रिलीजन और एक ही कास्ट के लोग हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ही एथनिक ग्रुप के अंदर अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कास्ट के लोग आराम से हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं, पंजाबी क्या सरदारी होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदू भी पंजाबी होते हैं, वहां पे अलग अलग कास्ट के और अलग अलग रीजन के लोग एथनिक हो सकते हैं, एक एथनिक ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे सरदार क्या है, आपको पंजाब कितने मिलेंगे, मतलब हर जगह फैले हुए हैं, तो वो सब क्या है, पंजाबी हैं। अब वहाँ पर पंजाब से जो भी निकला हुआ है, भले से वो हिंदू हो, वो क्या लैंग्वेज करता है, पंजाबी बोलता है। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पे, चाहे वो मुसलमान हो तो भी पंजाबी में बात करता है। यहाँ पे देखेंगे तो उनका कल्चर क्या ऑलमोस्ट सेम, खान पान क्या है, एकदम सेम है। तो एक एथनिक ग्रुप है। तो मेतीज की हम बात करेंगे तो क्या है, एक एथनिक ग्रुप है। यहाँ पर अलग अलग कास्ट और अलग अलग रीजन के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेम करते हैं, यहाँ पर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है, द सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर 10% of the geographical area of Manipur is home to the Meitei and Meitei Pangal Muslims who are
कॉन्स्टिट्यूट रफली 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 52% है टोटल पॉपुलेशन का, वो कहाँ रह रही है? यहाँ पे 10% लैंड एरिया में रह रही है। कहाँ पे रह रही है? 10% लैंड एरिया में। द रिमेनिंग 90% ऑफ द स्टेट ज्योग्राफी एरिया कंप्राइजेस हिल्स अराउंडिंग द वैली which home to the recognized tribe Kuki, Nagas and Jomi etc. ठीक है, मेकिंग अबाउट 40% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो यहाँ पे चारों तरफ जो रह रही हैं इन हिली एरिया में, वो कौन से ट्राइब है? कुकीज और यहाँ पे नागास और जोमीस, और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है तो इनके पास में एक एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे एज है, वो ये है कि यही जो ट्राइब जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे डाला गया है, इनको यही क्या पहाड़ के अंदर लैंड परचेज कर सकते हैं, इनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। जबकि और साथ में ये वैली वाले रीजन में भी क्या करते हैं? लैंड परचेज कर सकते हैं, परमानेंट सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? मेतीस की, तो ये यहाँ पर अभी तक इनके पास में एसटी कैटेगरी का स्टेटस नहीं है। इस वजह से ये क्या कर सकते हैं? वैली वाले रीजन में ही यहाँ पर रह सकते हैं, हिल वाले रीजन में यहाँ पर लैंड परचेज नहीं कर सकते, परमानेंट सेटल नहीं हो सकते। ठीक है, ये इनके साथ में डिसएडवांटेज है। जबकि यहाँ पर बात करेंगे, उल्टा बात करेंगे, कुकीज, नागास एंड जोमीज वो आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो ये इंसर्जेंसी है मणिपुर के अंदर, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से है। बिल्कुल हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आज प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको लेकर आऊंगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमें पता है मणिपुर कहते हैं एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, यहां पर एक क्या थी? लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, और जो आई थी अंडर मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 तक। अब वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, उसके अंदर वोट कौन करता था? हमारे जैसे लोग, और चुनता था किसको? एमएलए वगैरह इनको, जैसे हम चुनते हैं ना, अगर सीएम बनाना हो किसी को तो आप क्या करेंगे? एमएलए वगैरह को चुनेंगे, फिर उनमें से कोई सीएम बन जाएगा। तो टेक्निकली जो एमएलए इलेक्टेड है वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप उस स्टेट के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम देखे जाए तो यहाँ पे तो ये असेंबली थी, किनको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अब महाराजा जो है यहाँ पे मणिपुर के, कौन? बोधा चंद्रा सिंह, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पर साइन कर दिए, बट इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो असेंबली है उनसे राय नहीं ली, उनसे एडवाइस यहाँ पर नहीं ली, और फिर बाद में मर्ज भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है, later on 21 September 1949 Maharaja Singh signed a merger agreement which was effective from 15 October 1949. Disputed as having been done without consultation of the ministry formed under the Manipur State Constitution Act। जो मतलब वहाँ के कहते लोग जिसको चुन के भेजे थे उनकी इन्होंने राय नहीं ली है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर मणिपुर क्या होता है? पार्ट से स्टेट बन जाता है। द असेंबली वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन। यहाँ पर जो असेंबली थी उन्होंने फेवर किया, मतलब वहाँ की जो जनता है और उनको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए? एक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। यहाँ पर बोल दिया उन्होंने, सो अलेज्ड फोर्स मर्जर वाज द रीजन फॉर द राइज ऑफ सेपरेट इंसर्जेंसी इन मणिपुर। तभी से क्या होता है, यहाँ पर इंसर्जेंसी की शुरुआत होती है, क्योंकि इनकी जो जनता थी इनको क्या कहते हैं? सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, फर्स्ट सेपरेट फैक्शन नोन एज यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट UNLF was founded on 24 नवंबर 1964। सबसे पहले जो सेपरेट फैक्शन था, अब देखो मैं ये सब वैली वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, तो कि मैतीस का अगर हम देखेंगे तो ये देखो बोधा चंद्रा सिंह, अगर यहाँ पे बात करेंगे, सब कहाँ पर है? यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पहले किसकी थी? मैतीस की थी, वैली वाले जिससे कंट्रोल होता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब पूरी बात कहाँ हो रही है? वैली वाली बात हो रही है, ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेपरेट फैक्शन नोन एज UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का फॉर्म हुआ 24 नवंबर 1964। लेकिन इसने क्या है, 1991 तक कोई भी आर्म एक्शन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, अब होता क्या है, इसी बीच में बहुत सारे जो मेती जो वैली है उसके अंदर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए था? एक सेपरेट नेशन चाहिए था। अब UNLF के बाद में द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर बन जाता है। कब? 1978 के अंदर पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक। कांगली पाक जो है मणिपुर का क्या है? एंशियंट नेम है, ध्यान रखना यहाँ पे। मणिपुर का क्वेश्चन पूछ सकता है, कांगली पाक का मतलब क्या है? आप बोलेंगे मणिपुर का एंशियंट नेम है। कब? 1977। द कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी कब? 1980 के अंदर ये सब फॉर्म हुए, और ये सब क्या थे? मेती इंसर्जेंट ग्रुप थे जो वैली बेस्ड थे, ध्यान रखना यहाँ पे। तो आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा वैली बेस्ड मेती इंसर्जेंट ग्रुप, तो समझ जाना यहाँ पे क्या है, वैली के अंदर क्या है, ये लोग थे मेतीस। अब यहाँ पर टेक्निकली इनका पहले पॉपुलेशन क्या था? बहुत ज़्यादा था, ऑल दो अभी भी क्या है 52% है, लेकिन इससे पहले 60% हुआ करता था, ज़्यादा हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, डोमिनेंस था इनका यहाँ पे देखें। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले इन्होंने क्या है, इंसर्जेंट ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब ऑन September 8
1980 यहाँ पर क्या लगा दिया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया था। अब रिसेंट एक और न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा, नवंबर 2023 में जो ओल्डेस्ट मेती इंसर्जेंट ग्रुप है, कहाँ का, वैली का, उसके साथ में पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया किसने, गवर्नमेंट ने। इन नवंबर 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर साइंड ए पीस एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF विच इज द ओल्डेस्ट वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ मणिपुर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने किसके साथ में पीस एग्रीमेंट पे साइन किया और कब किया है, तो आपको पता होना चाहिए। बट खास बात क्या है, अभी हमारे साथ में और भी क्या है, वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है जिनके साथ में हमने पीस एग्रीमेंट साइन नहीं किया। मतलब अभी भी वो क्या कर रहे हैं, बंदूकें लेके घूम रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अपोजिंग फैक्शन ऑफ UNFLF, द सेंटर एंड मणिपुर हैव टू ब्रिंग 6 रिमेनिंग वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप। कौन कौन से, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी कांगली पाक योल कानबा लूप, कोऑर्डिनेशन कमेटी, अलायंस फॉर सोशल यूनिटी ऑफ कांगली पाक टू द प्रोसेस पीस प्रोसेस। मतलब अभी तक इनके साथ में कोई पीस प्रोसेस क्या है, हमारे साथ में साइन नहीं हुई है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो ये क्या करते हैं, कैडेट्स को भर्ती करता है। कैडेट्स मतलब बोले तो एक आदमी है, ठीक है, उनको बंदूक पकड़ा देंगे तो ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है, ही इज नॉट अ सोल्जर। कैडेट का मतलब क्या है कि उसको कहेंगे कुछ पैसे दे देंगे और कहेंगे भाई अपने साथ आ जाओ और लड़ो, ठीक है ना, अपने को बस ये कैडेट्स हैं यहाँ पे। अब किसी के पास 300 कैडेट्स हैं, किसी के पास 400 कैडेट्स हैं। अब खास बात क्या, आप पूछेंगे सर इनके पास पैसा कहाँ से आता है, देखो इनके पास बहुत तरीके के पैसे कमाने के। देखो पहला तो होता है एक्सटॉर्शन कर लेते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, और उनसे क्या करते हैं, इंसर्जेंसी फैलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा मैं बता दिया मेतीस के बारे में, इंसर्जेंसी। देखो अब यहाँ पे देखेंगे इनके साथ में अभी तक हमारा पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, मतलब गवर्नमेंट के साथ में अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलता है, ये तो मेती इंसर्जेंसी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नागा इंसर्जेंसी की, ठीक है। ये नागा इंसर्जेंसी कहाँ से आई, तो देखिए नागा इंसर्जेंसी की आपको बिल्कुल स्टेप पे जाना पड़ेगा, फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट समझने पड़ेंगे आपस में क्या है, तभी पता लगेगा आपको, ठीक है ना, कि ये जो कुकी एंड जूमीज का है, नागास का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब तो आपको पहले थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अगर मैं नागा क्लब की बात करूं तो 1918 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था नागास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर नागा नेशनल काउंसिल का फॉर्म किया गया और बोला गया कि हमको क्या चाहिए, नागालैंड को इन्होंने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया खुद ने। का 14 अगस्त 1947 को, जब हमारा इंडिपेंडेंट 15 अगस्त को था, इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या है, इंडिपेंडेंट है, एनएनसी ने। और यहाँ पर द एनएनसी फॉर्म्ड एंड डिक्लेयर्ड नागालैंड एज इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1904 एंड एनएनसी कंडक्टेड ए रेफरेंडम इन 1951। खुद ने रेफरेंडम कर लिया नागालैंड के अंदर और बोल दिया कि भैया 99% लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाने के लिए। फिर यहाँ पर नागा फेडरल गवर्नमेंट बना ली इन्होंने, नागा फेडरल आर्मी बना ली, कब, 22 मार्च 1952 को। फिर बाद में आती है इंडियन आर्मी और ये जो नागास की जो इंसर्जेंसी है उसको पूरा खत्म कर देती है, एनएनसी को क्या करती है, खत्म कर देती है। अब स्पा वहाँ पे इंप्रूव आता है। फिर यहाँ पे एनएनसी को समझ में आता है कि भैया हमको क्या करना है, यहाँ पे शांति समझौता कर लेना चाहिए, पीस अकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एनएनसी साइन शिलोंग अकॉर्ड विद द गवर्नमेंट इन 1975। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनएनसी कब स्टैब्लिश हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिलोंग अकॉर्ड कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1975 के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पर एनएनसी लीडर्स, लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए सारे के लीडर्स खुश होंगे क्या, ठीक है, डेफिनेटली अगर 10 लीडर है, मान लीजिए हाइपोथेटिकल इसमें 10 लीडर है, तो उसमें 2-3 तो ऐसे होंगे जो खुश नहीं होंगे इस अकॉर्ड से, डेफिनेटली इस समझौते से। तो यहाँ पर ये होता है एनएनसी लीडर्स इंक्लूडिंग ईसाक चिशिशु थुइंगालैंग मुइवा और एसएस खापलांग वर अगेंस्ट द पीस एग्रीमेंट एंड फॉर्म द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और एनएससीएन बनती कब, 1980 के अंदर, जो क्या करती है, इस पीस अकॉर्ड को अपोज करते हैं, मतलब वो लड़ने में अभी तक भी क्या कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या होता है, आपस में इनके म्यूचुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, मतलब ठीक है 3 लोग हैं, 3 तिकाड़ा काम बिकाड़ा वाला काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इनका बनता नहीं है, तो फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। 1988 के अंदर ये 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है एनएससीएन-आईएम जो कहता है दे फेवर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट से बातचीत कर लेनी चाहिए, हमें नहीं लगता कि हम लड़ पाएंगे। और होता है दूसरा एनएससीएन खापलांग वाला है कि दे अगेंस्ट द आइडिया, अगेंस्ट होता है कि नहीं गवर्नमेंट से हम बातचीत नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे यहाँ पे। अब होता क्या है यहाँ पे, द एनएससीएन-आईएम वाज डिमांडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन नागा स्टेट कॉल्ड नागालिम और ग्रेटर नागालैंड कंसिस्टिंग एरियाज ऑफ आसाम, मणिपुर, यहाँ पर आंध्र नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड इन इंडिया एंड ऑल्सो नॉर्दर्न म्यांमार। ये कहते हैं कि जहां पर नागाज हैं हमें वहां पर क्या बनाना है,
नागालैंड या ग्रेटर नागालैंड बनाना है। कहाँ कहाँ पे, कुछ आसाम का एरिया चाहिए हमको, कुछ मणिपुर का एरिया चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए, नागालैंड तो पूरा चाहिए चाहिए, और हमें नॉर्दर्न म्यांमार भी चाहिए। इन पर क्या बनाना है सब, मतलब जहाँ जहाँ नागाज रह रहे हैं वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नागालैंड और ग्रेटर नागालैंड। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। लेकिन हम इनके साथ में एक पीस प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, एक सीज फायर एग्रीमेंट हो जाता है किस साथ में, NSCN-IM के साथ पे, ध्यान रखना यहाँ पे। और कब, 1997 के। तो क्वेश्चन पूछ सकता है NSCN-IM के साथ में, इसाक मुईवाला फैक्शन के साथ में हमने पीस एग्रीमेंट कब साइन किया, मतलब पीस एग्रीमेंट नहीं, सीज फायर कब साइन किया, तो आप बोलेंगे 1997 के अंदर। और NSCN फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कब साइन हुआ, 2015 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुईवाला फैक्शन के साथ में हमने क्या किया, पीस एग्रीमेंट साइन किया। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द इसाक चिशु, NSCN-IM जो इसको लीड कर रहे थे, एंड RN रवि, गवर्नर ऑफ नागालैंड, विद द प्रेजेंस ऑफ द PM नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखो स्टेटस कितना ऊंचा हो गया यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, पूरी नागा इंसर्जेंसी के। अब होता क्या है यहाँ पे, नागाज और कुकीज जूमीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने डिमांड की थी नागानिम की और ग्रेटर नागालैंड की। जैसे बात करते हैं, ये पूरा एरिया इनको क्या बना, नागालैंड बनाता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कौन थे मेजोरिटी में, डेफिनेटली नागाज यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन देखिए कई जगह यहाँ पे कुकीज और जूमीज के भी कहते हैं यहाँ पे विलेजेस हुआ करते थे, मतलब कुकीज और जूमीज के भी यहाँ पे कहते हैं विलेजेस थे। अब नागाज ने सोचा कि अगर ये हमारे एरिया में रहेंगे, कौन, कुकी और जूमीज की बात करें यहाँ पे, कुकी एंड हम बात करेंगे यहाँ पे जूमी, जिनको हम जू बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, एक ही सेम बात। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इनके छोटे छोटे गांव थे यहाँ पे। तो नागाज ने कहा अगर ये यहाँ पे रहेंगे इनके गांव, तो ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे किसको, ग्रेटर नागालैंड को। अगर हम बात करेंगे ग्रेटर नागालैंड को और नागालैंड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो हमें दिक्कत आएगी। तो इन्होंने, नागाज ने वार्निंग दी कुकीज और जूमीज को, भैया यहाँ से क्या खाली करो, निकलो यहाँ पे। अब डेफिनेटली आप बताइए कि कोई अपने गाँव में इतने सालों से रह रहा है, वो एक दिन से कैसे खाली कर देगा, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर इनके बीच में वायलेंस हुई, और ये बोला जाता है कि 1990 से लेके 2000 के बीच में 1000 कुकी जूमी मार दिए, किसने, नागाज ने। अब ये ब्लेम किसके ऊपर शिफ्ट किया जाता है, यहाँ पे बोलते हैं कि इसाक मुईवाला फैक्शन ने मारे, ठीक है। अब ये मारे किसने मारे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, जो जांच चल रही है, वही कौन ने कहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये बोला गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है नागाज और कुकीज के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था, ठीक है ना, कि ये इनको ग्रेटर नागालैंड बनाना था, नागालैंड बनाना था, और कुकीज जूमीज इनके रास्ते में आ रहे थे, तो इनके साथ में वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब डेफिनेटली क्या है यहाँ पे, कुकीज भी क्या करेंगे, अब गन उठा लेंगे, हथियार को उठा लेंगे। तो यहाँ से फिर क्या होती है, कुकी इंसर्जेंसी शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। कब होती है, जब यहाँ पर आप देखेंगे इसाक मुईवाला फैक्शन अलग होता है, 1988 के अंदर स्टार्ट होता है, जब उनको वो अल्टीमेटम मिल जाता है कि क्या करना है, वो जगह खाली करनी है। यहाँ पे क्या बनेगा, नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड और नागालैंड का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। तो यही होता है, कुकी इंसर्जेंसी बिगेन आफ्टर द एथनिक क्लैशेस विद द नागाज ऑफ मणिपुर इन द अर्ली 1990s विद द कुकीज आर्मिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द नागाज अग्रेशन। बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, खुद को आर्म करना पड़ेगा उनको, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वरना वो मार देंगे। यहाँ पे कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था कब, 1998 के अंदर, विद द एम रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कुकीज कुकीज पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट म्यांमार। इट ऑपरेट्स अलोंगसाइड विद द आर्म विंग कुकी नेशनल आर्मी। देखो कुकीज जो है, मैं बताया था म्यांमार के अंदर भी है यहाँ पे, और अभी जस्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि वो लोग आए भी हैं, बहुत सारे म्यांमार से लोग काफ़ी सारे आए हैं, मतलब 900 कुकीज़ मिलिटेंट आए हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो सिचुएशन और थोड़ी वर्स्ट होने वाली है वहाँ पे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब कुकीज इनिशियली डिमांडेड ए सेपरेट कुकी स्टेट, कुकी लैंड। अगर नागाज ने कहा तुम्हें नागालैंड चाहिए, तो हमको कैसे कुकी लैंड चाहिए यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कुकी लैंड। लेकिन अभी की वो बात क्या है, अभी वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें मणिपुर के अंदर नहीं रहना है, जहाँ जहाँ कुकी मेजोरिटी में है, जोमी है, वहाँ पर आप क्या कर दो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कर दो, यूनियन टेरिटरी बना दो। इस तरह से उनकी डिमांड चल रही है। बट नाउ सीक ए कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल विद द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सेपरेट फ्रॉम द मणिपुर असेंबली एंड गवर्नमेंट। ये उनकी भी डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताया था जोमीज रेवोल्यूशनरी आर्मी भी स्टैब्लिश हुई थी 1990s के अंदर, क्योंकि यह इनको भी क्या है, बाहर निकाला जा रहा था, ठीक है। तो अब इन दोनों के क्या हो गए, इंटरेस्ट सेम हो गए, इसलिए इनको कुकी जू बोलते हैं एक साथ ही, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर कुकीज के साथ में अगर देखेंगे, जोमीज के साथ में क्या हुआ है, सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा है कब, 2008 के अंदर। आपने सुना होगा डेफिनेटली इसके बारे में, साइन कर रखा है। ये एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जो कब साइन हुआ था, 22 अगस्त 2008 के अंदर, ठीक है। किसके बीच में, कुकीज, जोमीज
और 2 अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से? कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, यूपीएफ, ठीक है, सबका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं इसको। अब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है, जैसे कि टाटा क्या है, एक अम्ब्रेला कंपनी है, ठीक है, टाटा ग्रुप एक क्या है, अम्ब्रेला कंपनी है। उसके अंदर आप देखेंगे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज मिलेगा आपको, टाटा मोटर्स दिखेगा, टाटा पावर दिखेगा, टाटा एनर्जी, टाटा केमिकल्स, मतलब अलग अलग दिखेंगे। तो मतलब उन सबको कौन लीड कर? टाटा ग्रुप लीड कर रहा है एक। तो इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर केएनओ और यूपीएफ है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप को क्या करता है, यहाँ पे लीड करता है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नियरली 32 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप ऑपरेट इन मणिपुर, 32 जो है अप्रोक्सीमेटली कुकी ग्रुप क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। और 25 के साथ में हमारा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पे साइन हो रखा है, जिसमें 17 तो केएनओ के अंदर आते हैं और 8 किसके अंदर? यूपीएफ के अंदर आते हैं यहाँ पे। और ये कितना है एग्रीमेंट? ये है 1 साल के लिए किया गया है, उसको कितनी साल के आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो। और इनको मॉनिटर कौन करता है? जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये देखता है कि जो टीएनसी तय हुई थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंदर, वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये बोला गया है द जेएमजी was established with the representative from the East Secretary to oversee the efficient implementation of the suspension of government। तो मतलब जेएमजी के अंदर कौन कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से, और दोनों यहाँ पर बात करने के सिर्फ केएनओ और यूपीएफ से यहाँ पे होगा। अब हम बात करते हैं इसके की फीचर्स, कुछ पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये बोला गया कि आप दोनों क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया को वो मानेंगे और इसके इंटीग्रिटी को यहाँ पे क्या करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है, तोड़ने वोड़ने की बात नहीं करेंगे। और दूसरा, ये एक्सटॉर्शन जो है ये सब कुछ बंद कर देंगे। और तीसरा इन्होंने बोला कि देखो, अब यहाँ पर है कि हम, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको एक डेजिग्नेटेड कैंप में रखेंगे, ठीक है, क्या क्या रखेंगे? डेजिग्नेटेड कैंप, क्योंकि देखो इनको खतरा है, मैं बताया था नागास के बीच में और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो अगर इनको बिल्कुल खुला छोड़ देते तो इनको मार देंगे नागास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेजिग्नेटेड कैंप में रखेंगे यहाँ पे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है, पूरा जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी इस कैंप के वगैरह की। और इसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिनके जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात ये बोला कि जितने भी वेपन्स हैं डबल लॉकिंग सिस्टम में आप रखोगे। डबल लॉकिंग का मतलब क्या है? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लगाएगी ताला, और दूसरा क्या है, इनके लोग लगाएंगे यहाँ पे ताला। अब दिक्कत यहाँ पे है कि अगर सारे वेपन्स अगर ये रख देंगे, ठीक है, तो नागास आके इनको मार देंगे। तो इनसे इसलिए उन्होंने कहा कि फिर तो हमें तो बहुत खतरा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करें, तो आप ना कैंप के सिक्योरिटी के लिए वेपन्स रख सकते हैं और अपने जो लीडर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए आप वेपन्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया द मिलिटेंट कैडर्स आर टू बी कन्फाइंड टू द डेजिग्नेटेड कैंप आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्म्स वर डिपॉजिटेड इन द सेफ रूम अंडर ए डबल लॉकिंग सिस्टम। द ग्रुप्स वर गिवन आर्म्स ओनली टू गार्ड देयर कैंप्स एंड प्रोटेक्ट देयर लीडर्स। उनको बस ये रहेगा, बाकी सब तो क्या है आप रखना पड़ेगा, ठीक है। और खास बात क्या है, मंथली स्टाइपेंड देंगे जो कैडेट्स, क्योंकि कैडेट्स को पहले खाना कौन दे रहा था? उनके लीडर्स, ठीक है। अब वो क्या हो गया, फुल टाइम बेरोजगार। तो उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे रहने के लिए खर्चा पानी चलाना देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो उनको 5000 मंथली स्टाइपेंड जो है दी जाएगा और इस कैंप के लिए फाइनेंशियल एड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो ये पूरी बात हुई थी, ठीक है साहब, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के। अब नेक्स्ट जो लास्ट ईयर है, आपने ही मार्च में सुना होगा कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है उसने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से अपना नाम वापस ले लिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो कुकी, जोमीज, नागास है, इनके पास में कुछ स्पेशल क्या है, राइट्स है। जंग जो है हिली एरिया को लेकर, वहाँ पे जंगल वगैरह इनको काट के घर बना के रह सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो हो क्या रहा था यहाँ पे मार्च के आसपास आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो कुकी जोमीज के ट्राइब के लोग थे वो जंगलों को काट रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा ये इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इलीगल ऑक्यूपाई कर रहे हैं जमीन को। अब इनको लगा कि इनके क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पीसफुल एक रैली निकालना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था 32 ग्रुप्स है, उनमें से 25 के साथ में ही क्या है, कुकी जोमीज के हमारे क्या हो रखे हैं, अभी पीस एग्रीमेंट साइन हो गया, बाकी के साथ में नहीं रखा। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो गया, वायलेंस हो गया। और यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट ने सारा पूरा जो है ब्लेम किसके ऊपर डाला, केएनओ के ऊपर, कैश के जो है यहाँ पे कुकी नेशनल आर्मी की और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर डाला और कहा कि हम मणिपुर जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस था उससे अपना नाम वापस ले रहे हैं, मणिपुर गवर्नमेंट ने वापस लिया। तो मार्च 10, 2023 Manipur government decided to withdraw from the suspension of operations। ये बोला गया कि क्यों, involvement in inciting agitation among the forest encroachers, यहाँ पे बोला गया। तो ये रीजन था यहाँ पे। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन वापस ले लिया मणिपुर गवर्नमेंट है। और दो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, अभी ये जेएमजी बनी हुई है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जेएमजी होगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और दोनों क्या थे वहाँ पर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, इन्वॉल्व है। अब मेन बात यहाँ पे आती है, जो लास्ट ईयर जो वायलेंट क्रैशेस हुए थे जो आज तक खत्म नहीं हो रहे, जो कुकीज और यहाँ पर बात करेंगे किसके पे, मेथीज के पे लफड़ा क्या चल रहा है वो भी पढ़ना पड़ेगा। देखो आपको क्या है पता, जैसे मैं जस्ट अभी बताया था आपको कि जो वैली वाला एरिया है उसमें कौन है, मेथीज है, और जो कुकीज और जोमीज हैं ये कहाँ रहते हैं, हिली वाले एरिया में। ये मणिपुर है, और ये कौन सा वाला है, वैली वाला एरिया। ये कौन सा वाला है, ये वैली वाला एरिया है। और ये कौन सा है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे
हिली वाला एरिया है, ठीक है। तो मेथीस कहाँ रहते हैं, यहाँ पे वैली वाले मेरे में। अब यहाँ पर ये बोला गया कि जो कुकीज, जोमीज हैं, नगाज हैं, ये इनका के पास में क्या है, एसटी कैटेगरी का स्टेटस है, इनके पास में क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है। इस वजह से इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है कि ये लैंड परचेज कर सकते हैं, परमानेंट सेटल हो सकते हैं। लेकिन जो मेथीज हैं, जो केवल 10% लैंड पर रह रहे हैं, 52% जनता यहाँ पे रह रही है, उनके पास में क्या है, ये स्पेशल स्टेटस नहीं है जिससे वो जाके वहाँ पे प्रिविलेज नहीं है जिससे कि ऊपर रह सके आराम से। तो यहाँ पर मेथीज ने डिमांड की कि हमें भी क्या चाहिए, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर स्टेटस चाहिए यहाँ पे। तो पहली बार यह डिमांड यहाँ पे होती है। कौन करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर। कब से कर रहे हैं, 2012 से यहाँ पे डिमांड कर रहा है। तो अब लास्ट ईयर क्या होता है, जो मणिपुर का हाई कोर्ट है वो मणिपुर की गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि आप क्या करें, इनकी डिमांड को कंसीडर करें। अब आप कहेंगे सर स्टेट कैसे आ गया, देखिए अगर आपको एसटी कैटेगरी का स्टेटस चाहिए तो आपको जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। क्या होता है, इस तरीके से होता है, देखेंगे आप यहाँ पे, जो स्टेट गवर्नमेंट है रिकमेंड करती है ट्राइब टू द ऐड इनटू द स्टेट लिस्ट के एसटी में क्या करती है, रिकमेंड करती है गवर्नमेंट। अब यहां पर फिर कहा जाती है फाइल ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास जाती है रिव्यू होने के लिए, एंड इट्स सेंड टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में अप्रूवल के लिए। अब इसके बाद में क्या होता है, जब अप्रूवल मिल जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से, तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास में जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कैबिनेट के पास में अप्रूवल किया जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट में, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट सब साइन करता है। तब क्या होता है, वहाँ पे एसटी कैटेगरी के अंदर क्या होता है, वो ऐड होता है। तो ये क्या है, प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो आप देखेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, इनकी जो लिस्ट होती है स्टेट वाइज तैयार होती है। वरना आप देख सकते हैं कि कई जगह कोई जो पर्टिकुलर कास्ट है वो ओबीसी में, एमपी में हो सकता है नहीं आ रही हो, लेकिन वो क्या होता है राजस्थान में, जैसे हरियाणा के जहाँ तक हम बात करेंगे तो वहाँ पे जनरल में आएंगे, लेकिन यहाँ पर ओबीसी में आएंगे। तो जो ये लिस्ट है वो स्टेट वाइज तैयार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है पूरा ऐड करने का। अब होता क्या है, यहाँ पे ये डिमांड करते हैं, कौन डिमांड करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे, मेथीस डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी भाई पहाड़ों के अंदर जमीन लेनी है, वहाँ पे रहना है, परमानेंट सेटल होना है, जबकि उनके पास एक पावर है, किसके पास, एक नागाज, मेथीस, कुकीज के पास, कोई नीचे के आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये मणिपुर जो हाईकोर्ट है किसको दे देता है, यहाँ पे बोल देता है, किसको बोल देता है, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को, कि भाई आप उनको क्या करो, रिकमेंड करो यहाँ पे। अब यहाँ पर अपोजिशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर अब रीजन क्या है यहाँ पे अपोज होने का, सबसे पहले ये बोला जाता है कि मणिपुर की जो असेंबली है उसमें कितनी सीट्स है, 60 सीट्स है टोटल, कितनी 60। उसमें से अगर आप देखेंगे 40 तो कहाँ से आ रही है, वैली से आ रही, कहाँ से आ रही है, वैली से आ रही है, और 20 कहाँ से आ रही है, अगर बात करें तो हिली एरिया से आ रही है। तो मतलब पहले ही ऑलरेडी पावर किसके पास में है, मेथीस के पास में। ये बोला गया यहाँ पे क्या है, मेथीस के पास में। दूसरा उनको लगा कि अगर मान लीजिए इनको एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिल गया तो हमारी जो जॉब है वो चल जाएगी। मान लीजिए पहले क्या हो, एसटी के लिए 50 जो होते, क्या नाम से, 50 वहाँ पे अब जॉब्स थी, 50 कोई पोस्ट थी, ठीक है, वो प्रिजर्व थे किसके लिए, एसटी के लिए। अब होता क्या है यहाँ पे, मेथीस को मान लीजिए क्या मिल गया एसटी का रिजर्वेशन, तो 50 में से डेफिनेटली क्या हो जाएगी, नागाज, कुकीज को पहले 50 मिल रही थी पूरी, अब वो पूरी नहीं मिली उसमें कम। तो यहाँ पे क्या जॉब जाने का भी क्या इनको खतरा है। और दूसरा जो इनके स्पेशल राइट्स है, कहाँ पर स्पेशल राइट्स ओवर लैंड इन हिल एरियाज, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुकीज, नागाज का। तो डेफिनेटली क्या है यहाँ पे इनको मतलब दिक्कत आएगी। और दूसरा यहाँ पर बोलते हैं कि मेथी लैंग्वेज को तो ऑलरेडी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे शेड्यूल 8 के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर क्या है, मेथीज भी हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एंड सेक्शंस ऑफ द मेथी कम्युनिटी आर ऑलरेडी क्लासिफाइड एज एससी और ओबीसी। मैंने आपको बताया था मेथी का एक एथनिक ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ उसमें एससी और ओबीसी का फायदा ऑलरेडी ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपोज किया गया। अब देखिए होता क्या है, मैंने बताया था मेथी में केवल एक के साथ में तो हमने क्या किया, साइन कर रखा है, बाकी 6 इंसर्जन ग्रुप है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब आपस में इनके ऊपर वायलेंस केसेस हो गए। अब कुकीज के भी क्या हैं, कुछ ऐसे ग्रुप है, बताया था मैंने 32 में से केवल 25 के साथ में अभी भी हमारे पास 7 बच रहे हैं, और वो आपस में क्या कर वायलेंट क्लैशेस कर रहे हैं इनके बीच में, और वो कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट न्यूज़ आया कि म्यांमार से, अभी तक म्यांमार क्या है, तो ये क्या है एथनिक ग्रुप है, मैंने बताया था ना आपको कि भाई होता क्या है कि ये एक जगह से ही नहीं, अलग अलग जगह बसे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे पंजाबी की बात करें, सरदार की बात करें, तो क्या सरदार केवल पंजाब में ही कि नहीं, राजस्थान में मिलेंगे आपको, हरियाणा में, सब जगह बसे हुए हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप है। ऐसे ही क्या कुकीज़ भी हैं, तो अलग अलग जगह बसे हुए हैं। अब वो क्या है, वापस मिलिटेंट ग्रुप वापस आ रहे हैं। अब देखो इससे क्या इंसर्जेंसी है, ठीक है, वो डेफिनेटली वायलेंस है वो बढ़ेगा वहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है इनके बीच में जो चल रहा है अभी रिसेंट, किसके बीच में चल रहा है, मेथीस और कुकीज और ज़ूमीज के बीच में चल रहा है, किसको, रिजर्वेशन को लेके। तो एसटी कैटेगरी स्टेटस है उसको लेके मेथीस डिमांड करें मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपस में वो अपने विलेजेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा डिटेल एनालिसिस था अपना मणिपुर इशू का, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
वीक के अंदर करंट अफेयर्स ऑफ द वीक के थे। थैंक यू।